देख लीजिए क्या चल गया। चलो मुझे बताओ लास्ट क्लास कहाँ तक हो गया था, बेंजीन के कहाँ तक पहुंच गए थे हम? सर एरोमेटिसिटी कर लिया था। एरोमेटिसिटी कर लिया था, अब प्रिपरेशन होगा फिर अगली हेडिंग है। यस सर। ठीक है सभी बच्चे एनसीईआरटी ओपन कर लो और एनसीईआरटी में ढूंढो कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कहाँ पे है, और मिलने के बाद रेज हैंड करो कि हाँ सर हमें मिल गया। जल्दी करो, खत्म कर रहे हैं टॉपिक को, इन प्रिपरेशन है बस। कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी, तीन बच्चों ने रेज हैंड करा है, बाकी बच्चे 4 बच्चे जल्दी ढूंढो, एनसीईआरटी में ढूंढो, एनसीईआरटी ओपन करो। एल्काइन खत्म हो गया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चालू होगा, उसमें प्रिपरेशन ढूंढो कहाँ पे। कुणाल वेदांत जल्दी ढूंढो बेटा। पेज नंबर 399 पे है शायद, किसी किसी बुक में कुछ और भी हो सकता है। कुणाल आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर हम मुझे आ रही सर, 1 मिनट आपने बोला क्या, एक बार बोल दो दोबारा। मैं कह रहा हूँ प्रिपरेशन टॉपिक ढूंढो कहाँ है बेंजीन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। कुणाल जल्दी बेटा। कुणाल आपको हमारी आवाज आ रही है? सर मेरे को आवाज आ रही है सर, वो ना अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, और सर हैंड रेज नहीं हो रहे इसमें। ठीक है, मिल गया ना आपको टॉपिक? यस सर। ठीक है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दो, कुछ ना कुछ इंडिकेशन कर दिया करो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो प्रिपरेशन बहुत आसान टॉपिक है, आपको 3 तरीके से प्रिपेयर करना है बेंजीन, सिर्फ 3 तरीकों से। ठीक, पहला तरीका मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में, फिर से करा देता हूँ। देखो पहला तरीका है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। आपको क्या करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड अगेन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से। ठीक, अब होगा क्या बच्चों कि एक ट्रिपल बॉन्ड ये टूट के इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब इसे बॉन्ड बनाना है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोमेरिक में दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, जीओसी में पढ़ा रखा है, वीडियो सारी ग्रुप में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे शिफ्ट होने पे नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। इसी प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। और इसी प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। और इस प्रकार से अब ध्यान से देखना, ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, फिर CH, फिर एक सिंगल बॉन्ड बना है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड रह गया, फिर एक CH, फिर एक सिंगल बॉन्ड बना है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड बना है, फिर CH और एक सिंगल बॉन्ड बना है। और इसी को तो बेटा बेंजीन बोलते हैं, यही तो आपका बेंजीन है, यही आपका बेंजीन। तो इस प्रकार से पहला तरीका यही था, जो कि हमें ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर्ड है, हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक, अब आते हैं दूसरे तरीके के ऊपर, जो कि थोड़ा सा कह लो पुराना ही है ना, पुराना ही तरीका है ये। देखो कैसे करना है इसको, ये है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक सॉल्ट लिखा हुआ है, या हो सकता है एरोमेटिक रिंग सॉल्ट लिखा होगा, आप चेक कर लेना। करना कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग ली, और बेंजीन रिंग पे आपको यहाँ पे पहले से ही COONA चिपका के रखना है, COONA। अब ये COONA आया कहां से बेंजीन रिंग पे, इसके बारे में एनसीईआरटी कोई बात नहीं करती है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। हालांकि ये कहां से आया है, ये 12th क्लास में आपको पूछा जाता है कि बेंजीन रिंग पे ये कैसे आया। तो एक रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन पीछे की है, वो समझा देंगे जब 12th में आप आ जाओगे। फिलहाल हमारा जो कोर्स है उसके हिसाब से हम चलते हैं। अब आपको बेटा यहाँ पे NaOH लेना है, NaOH, और यहाँ पे आपको क्विक लाइन लेना है, हीट करना है। और याद करो एल्केन की 5 प्रिपरेशन सिखाई थी, उसमें चौथी प्रिपरेशन थी डीकार्बोक्सिलेशन। देखो मैं याद दिलाता हूँ, पहली थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दूसरी थी HCl जिंक की प्रेजेंस में ले लेते थे, तीसरी थी वुड्स रिएक्शन, और चौथी जो थी वो थी डीकार्बोक्सिलेशन, और पांचवी जो थी वो थी कोलबेस।
तो इस तरीके से एल्केन की 5 प्रिपरेशन सिखाई थी, तो ये चौथी वाली जैसी ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, 2 Na हो गए, CO2 हो गए, यहाँ पे एक O ये हो गया, तो CO3 हो गया, और ये जो H है ये जाके लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और इस तरीके से बेंजीन पूरी हो गई ये, और यहाँ पे आपका Na2CO3 बाहर। और इस प्रकार से बच्चों 2 प्रिपरेशन हो गई, एक और लास्ट रह गई, इसे खत्म करो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बढ़ते हैं अब आगे। अब तीसरी प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको फिनॉल से कहा जाएगा बेंजीन बनाने के लिए, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ से ध्यान से देखो, ये लिया आपने फिनॉल, फिनॉल क्या होता था, बेंजीन पे OH। अब यहाँ पे आपको लेना है जिंक, और जिंक क्या करता है, Zn इस O के साथ, है ना, इस H को आप यहाँ ना लिखकर आप इस H को जो है यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा ये बनाने में आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से जो H है ये बेंजीन रिंग पे ही रह जाएगा, और इस प्रकार से वापस से बेंजीन तैयार, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। इस प्रकार से ये है हमारी तीसरी प्रिपरेशन, जो कि है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन किया गया है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन को रिमूव करा है, हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया फिनॉल से, इसी को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। और बेंजीन की 3 प्रिपरेशन थी, तीनों हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार सभी बच्चे ये तीनों प्रिपरेशन को 3 मिनट का समय लो, ये 3 मिनट भी बहुत ज्यादा दे दिए, 2 मिनट का समय लो, तीनों पढ़ो। अब रेज हैंड करो वापस से, कि सर हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, सेम टू सेम है। हाँ जी सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो रिएक्शन है इसमें 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, मतलब एक किसके लिए और एक दूसरे के लिए, तो हमें एज इट इज लर्न करना है या फिर मतलब दूसरी क्वेश्चंस आ सकती हैं बेटा, देखो दूसरी रिएक्शंस भी एग्जाम आ में? सकती हैं, और उनके एग्जांपल्स भी हमने आपको करा रखे हैं ऑलरेडी। जैसे ओजोनोलिसिस है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो किताब में 2 ही एग्जांपल है, पर हमने 3-4 एग्जांपल करा रखे हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क भी मैं ऑलरेडी बच्चों को दे चुका हूँ, इधर भी इस बैच में भी दिया था, कि जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, आप इनकी 2 से 3 रिएक्शन खुद सोचो कि क्या क्या और हो सकती है। वुड्स रिएक्शन में अगर उन लोगों ने मिथाइल क्लोराइड दिया है, तो आप एक बार प्रोपाइल क्लोराइड लेकर हेक्सेन बनाओ। हर रिएक्शन के खुद से 2 एग्जांपल सोचो और बनाओ उसको, तो तुम्हें हाथ सेट होगा। ठीक है, ओके। 4 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं शायद। सर इसका हाँ बेटा बोलो। मतलब क्या है, बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार? कमर्शियली का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा जो बड़े लेवल पे किया जाता है, ठीक है, बड़े लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है। तो कोल तार में से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। हो सकता है 1 नंबर में ये भी एमसीक्यू आ जाए। ओके, 5 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ें। 3 प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में। सर डन। रिमझिम कौन सा एग्जाम्पल कह रही हो? ओके, 8 बच्चों के रेज हैंड आ गए, सिर्फ कुणाल रह गया। सर मैंने डन कुणाल रह बोल गया दिया। बस। अच्छा डन आपने बोला, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ 3 प्रिपरेशन बेंजीन की आपको समझ आ गई। अब अगली हेडिंग दिख रही होगी इसकी, क्या दिख रही है बताओ देखकर? सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आप खुद ही पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ऑल्दो मैं हिंदी डिक्टेट कर देता हूँ, चलो आपके लिए, ठीक है। आज मेरे पास बुक भी है, सभी बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टी का 7 लाइन का पैराग्राफ है, सुनो ध्यान से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो बेंजीन वगैरह आपने बनाया, ये सब के सब नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब ना इनमें कहीं आपको पॉजिटिव एंड दिखेगा, ना आपको कहीं पे इसमें नेगेटिव एंड दिखेगा, ठीक है। जैसे पानी में ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है,
वैसे बेंजीन में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो ये नॉन पोलर है। इसके अलावा कहना है कि ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं है, लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। और फिर एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होता है, मतलब हर एक की एक पर्टिकुलर खुशबू होगी। बेंजीन की कुछ अलग खुशबू होगी, फिनॉल वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी एक अलग खुशबू होगी। बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्स बेंजोइक एसिड लास्ट क्लास बना के दिखाया था, एनिलीन, एनिसोल, इन सब की अपनी एक अलग अलग खुशबू होगी। तो वो ये कह रहा है। फिर कह रहा है you are also familiar with naphthalene balls which are used in toilets and for preservation of cloth because of unique smell of the compound and the moth repellent property। मतलब आपने नैप्थलीन बॉल्स के बारे में सुना होगा, जो कि कपड़े, जब आप ठंड के कपड़े या गर्मी के कपड़े रखते हैं अपने अलमीरा में या बेड में काफी लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो सफेद सफेद सी गोली आप कपड़े में डाल देते हैं, तो वो नैप्थलीन बॉल्स हैं, ताकि उसमें से जो स्मेल निकलती है वो मॉथ रिपेलेंट है। मॉथ रिपेलेंट का मतलब है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े उस पर लग सकते हैं, वो उनको रिपेल करता है। उसकी खुशबू ऐसी है कि वो कीड़े मकोड़े आसपास आते नहीं है, इसलिए वो नैप्थलीन बॉल्स वहां डाले जाते हैं। ठीक, और टॉयलेट्स में भी ये इस्तेमाल होता ही है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इमिसिबल वाटर, पानी में घुलते नहीं है। इमिसिबल मतलब नहीं घुलना, तो पानी में क्यों घुलेंगे, पानी तो पोलर होता है और ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में थोड़ी घुल जाएगा, इसलिए पानी में नहीं घुलेंगे। बात करें किस में घुलेगा, तो भाई नॉन पोलर में ही घुलेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी होंगे सब नॉन पोलर होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं, CCl4, CS2, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें घुलेगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है, बट आर रेडिली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखो लिखा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये मिसिबल होते हैं, रेडिली मिसिबल मतलब बहुत जल्दी घुलते हैं, तो नॉन पोलर में ही घुलता है। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कुछ लिखा नहीं है तो आप लिख लो पेंसिल से CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CCl4। फिर कह रहा है दे बर्न विद सूटी फ्लेम, मतलब जब इन्हें जलाओगे तो काला धुआं निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा लाइन समझ आ गया। अगेन आपको रेज हैंड करना है कि हाँ सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर होती है, आप केमिकल में चलो। ओके, 7 बच्चों के रेज हैंड, बाकी पीयूष रावत, वेदांत, कुणाल, ओके वेरी गुड। तो ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रहा ना, ठीक है मामला, स्पीड तो ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, क्योंकि ना बहुत पीछे चल गए कोर्स, तो मैं सोचा था क्योंकि अब ये सब जगह खत्म हो गया चैप्टर आज, मतलब 1 दिन में खत्म हो जाएगा सब जगह, तो तुम्हारे को उनके बराबर लेकर आ जाऊं ताकि फटाफट तुम्हारा भी कोर्स खींचे। अब ज्यादा नहीं, बस 3 चैप्टर और रह गए, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो एंड इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ मैटर लेगा 5-6 क्लास, फिर थर्मो चलेगा कुछ, फिर इक्विलिब्रियम चलेगा। ठीक, देखते हैं कितना हम खींच पाते हैं, ताकि आप बेटा पीछे के चैप्टर रिवाइज करते रहो। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि टर्म 1 के चैप्टर्स भी आपके टर्म 2 के पेपर में डाल देंगे। जैसे मेरा खुद का जो मैं स्कूल जिसमें हूँ, मैं भी अपने टर्म 1 के कुछ चैप्टर जो हैं टर्म 2 के मैं मिक्स करके दूंगा। क्यों? क्योंकि वो 12th में इस्तेमाल होने वाले वापस से। जैसे क्वांटम नंबर की नॉलेज है, हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सब टॉपिक वापस 12th क्लास में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अगर अभी से हम उसको पेपर में नहीं डालेंगे तो बच्चा भूल जाएगा और 12th क्लास में हमें परेशानी होगी पढ़ाने में। तो इसलिए हम उसको वापस डालने वाले हैं अपने टर्म 1 में, सॉरी टर्म 2 के फाइनल एग्जाम्स में। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो ध्यान रखें, टीचर से पूछते रहें और पीछे के चैप्टर रिवाइज करते हुए चले। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है, आप ढूंढ सकते हैं अगली हेडिंग एनसीईआरटी में। कोई बच्चा मुझे बताओ माइक ऑन करके, अगली हेडिंग कौन सी है? Electrophilic substitution reactions. अरे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ना, अब सुनो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि बेंजीन प्रिपेयर करना था, कर लिया, अब इसकी प्रिपरेशन वो करनी है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शंस करवा के देखनी है। याद करो, एल्केन की 7 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, एल्कीन की 8 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, एल्काइन की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ऐसे ही अब बेंजीन की। थोड़ा बहुत मैं जो और याद कर पा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊं। एल्केन की पहले नंबर पे थी सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम Cl2 डालते थे, एक HCl बाहर निकलता था और एक Cl